नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो सेशन में हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन के बारे में कुछ जानेंगे। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन एक बहुत ही ज़रूरी टीकाकरण प्रोग्राम है और ये हर मनुष्य को करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सिंगल या फिर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में आती है। सिंगल वैलेंट या मोनोवैलेंट वैक्सीन का मतलब होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वायरस के खिलाफ रोग अवरोधक क्षमता होती है, जबकि मल्टी वैलेंट या फिर मल्टीपल वैक्सीन जो कॉम्बिनेशंस में आती हैं उसमें मल्टीपल वायरसेस के खिलाफ कंबाइंड टीकाकरण प्रोग्राम होता है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस की जो प्रमुख वैक्सीन है वो है एंजेरिक्स बी या फिर रिकॉम्बिवैक्स HB। और जब इसको हम दूसरे वायरस जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस की वैक्सीन के साथ कंबाइन कर देते हैं तो इसको ट्विनरिक्स वैक्सीन बोलते हैं। तो आज हम मोनोवैलेंट यानी कि एंजेरिक्स बी या फिर रिकॉम्बिवैक्स HB वैक्सीन के बारे में जानेंगे। ये वैक्सीन पैदा हुए नवजात शिशु से लेके 60-70 साल तक की उम्र तक के इंसान को लगवानी चाहिए अगर वो पहले से वैक्सीनेटेड नहीं है। अच्छा, इसकी जो डोजिंग शेड्यूल होती है बहुत ही सिंपल होती है। ये जैसे फर्स्ट डोज आज के दिन लगा तो सेकंड डोज वैक्सीन का वो 1 महीने बाद और थर्ड डोज जो है पहले के 6 महीने बाद, यानी 0-1-6 मंथ्स, इस तरह की डोजिंग शेड्यूल होती है। बच्चों में प्रायः इसकी डोजिंग शेड्यूल अडल्ट के मुकाबले आधी होती है, यानी 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगता है और अडल्ट्स में ये 1 ml वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगती है। अच्छा, भारत सरकार ने अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत इसको इंक्लूड कर लिया है। 2000 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए होते हैं उनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, जैसे कि DPT, पोलियो, इन सब के खिलाफ। तो हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन उनको साथ में दी जाती है। लेकिन जो लोग उनसे 2000 पहले पैदा हुए हैं, सन 2000 से पहले पैदा हुए हैं, तो उनको वैक्सीनेशन नहीं है, तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल जाना चाहिए या अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अच्छा, कभी कभी होता है कि हम देखते हैं कि हम बड़ी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी फर्स्ट वैक्सीन लगी लेकिन सेकंड डोज वैक्सीन नहीं लग पाई तो हम क्या करें, या फिर हमारी फर्स्ट और सेकंड लग गई, थर्ड नहीं लग पाई तो क्या करें, या फिर मेरे को अपना खुद का वैक्सीनेशन स्टेटस नहीं मालूम है तो फिर क्या करें। तो दोस्तों, जैसे पहला का केस है जिसमें कि अगर पहली डोज लग गई है और दूसरी डोज नहीं लग पाई है तो उसको जैसे ही मौका मिले पहली डोज लगवा लेनी चाहिए और दूसरी डोज लगवा लेनी चाहिए, और दूसरी के बाद तीसरी जो डोज होती है उसको अमूमन 8 से 10 हफ्ते के बीच में लगवा लेना चाहिए। उसी तरह अगर किसी इंसान की 2 डोजेस लग गई हैं और तीसरी डोज मिस हो गई है तो उसको जब भी मौका मिले वो तीसरी डोज लगवा लेनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का होता है कि मैं डोजिंग में इतनी शेड्यूल्स में इतने गैपिंग हो गई है तो अब मैं क्या करूं। तो ऐसे इंसान के लिए घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, उसको कोई भी बूस्टर डोज लगवाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसने 3 डोज लगवा लिए हैं या फिर पहला दूसरा डोज लगवाया है और तीसरा डोज मिस हो गया है तो तीसरा डोज जब भी उसको अवसर मिले लगवा लेना चाहिए। और अगर उसको 3 डोज लग गए हैं तो तीसरे चौथे बूस्टर डोज की उसको आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, कुछ केसेस में बूस्टर डोज या फिर एडिशनल डबल स्ट्रेंथ डोज की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि 2 ml इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। वो केस होते हैं जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जैसे कि पेशेंट को एड्स का इन्फेक्शन हो गया है, या फिर वो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, या फिर उनको कीमोथेरेपी चल रही है, या वो पेशेंट जो है हीमोडायलिसिस पे है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को डेफिनेटली वैक्सीन की बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर उनको पहले कभी इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है तो उनको इम्यूनाइजेशन डबल स्ट्रेंथ डोज से यानी 2 ml पर डोज से होता है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि माँ संक्रमित है और बेटे को इम्यूनाइजेशन करना है तो कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा।
तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे के पैदा होने के 12 घंटे के अंदर ही उसको 2 तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। पहला तो वैक्सीन का जो शेड्यूल होता है वो इमीडिएटली शुरू कर दिया जाता है, और दूसरा उसको HBIG यानी कि उसकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो इंजेक्ट की जाती है। दोनों को अलग अलग आर्म में ही किया जाता है, यानी कि अगर एक को राइट आर्म में किया गया तो दूसरे को लेफ्ट आर्म में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि एक दूसरे के काम में वो इंटरफियर ना करें। अच्छा, जो माताएं बच्चे को स्तनपान करा रही हैं या फिर जो गर्भवती स्त्रियां हैं, उनमें ये वैक्सीन पूरी तरह सेफ़ है। अगर उनको पहले कभी वैक्सीनेट नहीं किया गया है तो उनको हम सेफली प्रेगनेंसी के दौरान भी और स्तनपान के दौरान भी वैक्सीनेट कर सकते हैं। इससे ना तो माँ को खतरा है, ना ही बच्चे को कोई खतरा है। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का शेड्यूल बहुत सिंपल है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, और इसको हमें हर इंसान को लगाने की हिदायत देते हैं। जब भी कभी किसी इंसान को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जैसी बीमारी है और वो लिवर डिजीज़ किसी और कारण से, जैसे कि अल्कोहल के कारण है, तो भी उन लोगों को भी हम हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन का इम्यूनाइजेशन हम डेफिनेटली बोलते हैं। अच्छा, अब कोई इंसान को वैक्सीनेशन एक बार हो गया है, अब उसको ये जानना है कि क्या मैं सेफ़ हूँ कि नहीं हूँ। स्पेशली जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, जो कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित होते हैं उनके संपर्क में आते हैं, या फिर सेक्स वर्कर्स होते हैं जो कि ऐसे इंडिविजुअल्स के ऐसे इंसान जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, उनके कांटेक्ट में आने की संभावना होती है, तो उनके लिए क्या हिदायत है। ऐसे जो पेशेंट्स, ऐसे जो इंसान होते हैं जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, उनको अगर पहले वैक्सीनेशन हो गया है तो उनको अपने anti-HBs टाइटर्स कराने चाहिए, जो कि अगर 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स से ऊपर हैं तो वो सेफ़ माने जाते हैं, और अगर उससे नीचे हैं तो उनको जो है बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। बट ध्यान रहे कि बूस्टर डोज हर किसी को नहीं लगाया जाता है। अच्छा, एक बार किसी को वैक्सीनेशन हो गया तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग होती है। ये विभिन्न स्टडीज़ में पाया गया है कि जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ होती है और प्रोटेक्टिव सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ये लगभग 30 साल या उससे ज़्यादा लंबे समय के लिए रहती है। और हमें ये बात का हमेशा रखना चाहिए कि किसी भी वायरस के ट्रीटमेंट से बेहतर उसका प्रिवेंशन होता है। तो ये जो जागरूकता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, जो टीकाकरण करना चाहिए, जो हमें अपने फेलो इंडिविजुअल्स को, हमारे जो कॉन्टेक्ट्स में आने वाले जो इंसान को ये देनी चाहिए कि हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन से इसका प्रोटेक्शन पूरी तरह संभव है। अच्छा, एक और मुख्य क्वेश्चन मरीज हमसे पूछते हैं कि जिस इंडिविजुअल को हेपेटाइटिस बी वायरस का संक्रमण पहले से हो रखा है, क्या उसमें वैक्सीन का कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है। अच्छा, चूँकि ऐसे वायरस से जो इंडिविजुअल पहले से संक्रमित हैं, उसमें इस वायरस के खिलाफ अगर हम वैक्सीनेट करते हैं उसको, तो ना तो वैक्सीन का कोई फ़ायदा होता है, ना ही उसको कोई नुकसान है। तो मूलतः बात यह हो गई कि उसको वैक्सीनेट करने का कोई लाभ नहीं है, उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। हालांकि अगर गलती से कोई वैक्सीनेट करवा भी लेता है तो उसका कोई हानि भी नहीं होती है। सो दोस्तों, जागरूकता और इस वायरस के से बचाव ये मुख्य इस वीडियो का, इस प्रसारण का उद्देश्य था, ताकि मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट्स में मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ये सब जाने कि ये वायरस से प्रोटेक्शन कितना ज़रूरी है, ताकि आने वाले बीमारियों से, जैसे कि लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर से हम उस इंडिविजुअल को बचा सकें, क्योंकि ये पूरी तरह प्रिवेंटिव डिजीज़ है।